बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 4 ज़र्ब और तक़सीम, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, सबक नंबर 4 की मश नंबर 16 के सवालात को हल करने वाले। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों मश नंबर 16 का पहला सवाल क्या है? मश नंबर 16 का पहला सवाल है, नसीर साहब ने 10,000 रुपये में से 7,000 रुपये स्कूल को अतिया दिया। बाकी रकम को हर क्लास में हमा जहत तरक्की हासिल करने वाले एक तालिब इल्म के हिसाब से 6 तलबा को इनाम के तौर पर बांटने के लिए कहा। तो ऐसे हर तालिब इल्म को कितने रुपए मिलेंगे? ठीक है बच्चों, इस सवाल में क्या दिया गया है? इस सवाल में ये दिया गया है कि नसीर साहब ने 10,000 रुपये में से 7,000 रुपये स्कूल को अतिया दिया, यानी डोनेट किया। ठीक है, और फिर 10,000 में से 7,000 रुपये स्कूल को अतिया देने के बाद जो रकम बच गई, तो उस बची हुई रकम को उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हर क्लास में तरक्की हासिल करने वाले एक तालिब इल्म के हिसाब से 6 तलबा को इनाम के तौर पर बांटे जाए। ठीक है, तो बच्चों इस सवाल में ये मालूमात दी गई है। और फिर सवाल में वो क्या पूछ रहे हैं? सवाल में ये पूछ रहे हैं कि ऐसे हर तालिब इल्म को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये मालूम करने के लिए कि हर तालिब इल्म को कितने रुपए मिलेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल में जो मालूमात दी गई है उसको लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, इस सवाल में क्या मालूमात दी गई है? इस सवाल में मालूमात दी गई है कि नसीर साहब के पास कुल रकम कितनी है? 10,000 रुपये। ठीक है, और 10,000 में से उन्होंने क्या किया है? 7,000 रुपये स्कूल को अतिया दिया है। तो अतिये की रकम कितनी है? 7,000 रुपये। और इसी तरह से इस सवाल में आगे क्या दिया गया है कि तलबा की कितनी तादाद है? 6। ठीक है, तो यहाँ पर तलबा की तादाद भी हमने लिख ली है 6। अब बच्चों हमको मालूम क्या करना है? हमको मालूम ये करना है कि हर तालिब इल्म को कितने रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों इससे पहले कि हम ये मालूम करें कि हर तालिब इल्म को इनाम के तौर पर कितने रुपए मिलेंगे, हमको क्या करना होगा? हमको बाकी रकम मालूम करना होगी। क्योंकि बच्चों सवाल में क्या दिया गया है कि नसीर साहब ने 10,000 रुपये में से 7,000 रुपये स्कूल को अतिया दिया, और फिर अतिया देने के बाद जो रकम बाकी रही, तो उस बाकी रकम को उन्होंने 6 तलबा में बांटने के लिए कहा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या मालूम करना होगा बच्चों? सबसे पहले हमको बाकी रकम मालूम करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बाकी रकम मालूम करेंगे, और फिर उस बाकी रकम में से हर तालिब इल्म को, यानी 6 तलबा में से हर तालिब इल्म को कितने रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे वो हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? बाकी रकम मालूम करना होगा, और फिर बाकी रकम में से 6 तलबा में से हर तालिब इल्म को कितने रुपए मिलेंगे, कितने रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे, फिर ये हम मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको बाकी रकम मालूम करना होगा। और बच्चों बाकी रकम मालूम करने के लिए हमको कौन सा अमल करना होगा? बाकी रकम मालूम करने के लिए हमको तफरीक का अमल करना होगा। ठीक है, नसीर साहब ने 10,000 रुपये में से क्या किए है? 7,000 रुपये स्कूल को अतिया दे दिया है, और 10,000 में से 7,000 रुपये अतिया देने के बाद जो रकम बची है, तो उस बची हुई रकम को, उस बाकी रकम को उन्होंने 6 तलबा में बांटने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? बाकी रकम मालूम करने के लिए यहाँ पर हमको 10,000 में से 7,000 को तफरीक करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 10,000 में से 7,000 रुपये को तफरीक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 10,000, 1 0 0 0 0। यहाँ पर हमने 10,000 लिख दिया है। अब हमें क्या करना है? 10,000 में से 7,000 को तफरीक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7,000, 7 0 0 0। ठीक है, अब हम इनकी तफरीक करेंगे, तो ये सिफर में से सिफर को तफरीक करेंगे तो क्या आएगा? सिफर, यहाँ पर भी आ जाएगा सिफर, यहाँ भी आ जाएगा सिफर। अब यहाँ सिफर में से 7 को तफरीक करना है, लेकिन सिफर में 7 को तफरीक नहीं किया जा सकता, तो हम बाजू वाले हिस्से से उधार लेंगे। तो ये 1 बन जाएगा सिफर, और ये सिफर बन जाएगा 10। अब 10 में से 7 को तफरीक करने पर कितने बचेंगे? 3, और ये सिफर का सिफर आ जाएगा। ठीक है, तो 10,000 में से 7,000 को तफरीक करने पर क्या आया? 3,000। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 10,000 में से 7,000 रुपये स्कूल को अतिया देने के बाद कितनी रकम बाकी रही? बाकी रकम रही 3,000। तो हम यहाँ लिखेंगे बाकी रकम। बाकी रकम कितनी है बच्चों? 3,000। अब बच्चों हमको यहाँ पर ये मालूम करना है कि हर तालिब इल्म को मिलने वाला इनाम कितना है। ठीक है
बच्चों नसीर साहब ने क्या किया, 10,000 रुपये में से 7,000 रुपये स्कूल को अतिया दे दिया, यानी डोनेट कर दिया, और फिर उसमें से जो रकम बची यानी 3,000 रुपये, तो 3,000 को उन्होंने 6 तलबा में बांटने के लिए कहा। तो 6 तलबा में 3,000 को बांटने पर हर तालिब इल्म को कितने रुपए इनाम मिलेगा, ये मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा बच्चों, ये मालूम करने के लिए हमको 3,000 को 6 से तकसीम करना होगा। तो इस तरह से हम ये मालूम कर सकते हैं कि हर तालिब इल्म को मिलने वाला इनाम कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3,000 को 6 से तकसीम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3,000 को हमको क्या करना है, 6 से तकसीम करना है। ठीक है, 3,000 को 6 से तकसीम करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, सिर्फ 3 को तकसीम करेंगे, लेकिन 3 ये 6 से छोटा है, इसलिए हम 3 को 6 से तकसीम नहीं कर सकते। तो हम यहाँ क्या करेंगे, खारिज किस्मत में यानी इस लकीर के ऊपर हम क्या करेंगे, 3 के ऊपर सिफर को लिख देंगे, क्योंकि हम 3 को 6 से तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए हमने 3 के ऊपर क्या कर दिया है, एक सिफर को लिख दिया है। ठीक है, अब हम ये सिफर को 6 से ज़र्ब करेंगे, 6 सिफर सिफर। ठीक है, अब हम इनकी तफरीक करेंगे, 3 में से सिफर को तफरीक करने पर क्या बचेगा, 3। अब हमें क्या करना है बच्चों, इस सिफर को तकसीम करना है। तो इस सिफर को तकसीम करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको यहाँ नीचे लिखना होगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 30। अब हमें 30 को 6 से तकसीम करना है। ठीक है, 30 को 6 से तकसीम करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 6 के पहाड़े में 30 कहाँ पर आता है, तो 6 पंजे 30 होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सिफर के ऊपर 5 को लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 को 5 से ज़र्ब करेंगे, 6 पंजे 30। अब ये तफरीक कर लेंगे, सिफर तफरीक सिफर सिफर, 3 तफरीक 3 सिफर। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस सिफर को तकसीम कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस सिफर को तकसीम करना है। तो इसको तकसीम करने के लिए पहले हम यहाँ पर उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या बन गया बच्चों, सिफर सिफर सिफर, सिफर 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 का क्या मतलब होता है, सिफर ही होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर अब क्या करना है, सिफर को 6 से तकसीम करना है, लेकिन सिफर 6 से छोटा है, इसलिए हम सिफर को 6 से तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, इस सिफर के ऊपर भी एक सिफर को लिखेंगे। ठीक है, अब हम ये सिफर को 6 से ज़र्ब कर देंगे, 6 सिफर सिफर। ठीक है, अब ये तफरीक करेंगे, ये सिफर में से सिफर को तफरीक करेंगे तो क्या आएगा, सिफर सिफर सिफर। ठीक है, सिफर 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 का क्या मतलब होता है बच्चों, सिफर ही होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर इस सिफर को भी तकसीम कर लिया है। अब हमें इस सिफर को तकसीम करना है, तो इसको हम पहले यहाँ पर नीचे लिखेंगे। अब ये बन गया सिफर 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 सिफर, सिफर 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 का क्या मतलब होता है, सिफर ही होता है। ठीक है, यानी हमको यहाँ पर सिफर को 6 से तकसीम करना है, लेकिन सिफर 6 से छोटा है, इसलिए हम सिफर को 6 से तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, इस सिफर के ऊपर भी एक सिफर को लिख देंगे। ठीक है, अब ये 6 से इस सिफर को ज़र्ब करेंगे, 6 सिफर सिफर। अब ये तफरीक का अमल कर देंगे, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, सिफर। अब बच्चों आगे तकसीम करने के लिए यहाँ पर कोई भी हिस्सा नहीं बचा है, इसलिए हमारा ये तकसीम का अमल हो गया है, और हमारा जवाब क्या है, हमारा जवाब आया है 500। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हर एक तालिब इल्म को, हर तालिब इल्म को कितने रुपए इनाम में मिलेंगे, हर तालिब इल्म को 500 रुपये इनाम में मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने मश्क नंबर 16 का जो पहला सवाल है, पहले सवाल को हल कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहला सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, मश्क नंबर 16 का जो दूसरा सवाल है उसको हल करेंगे। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। सवाल नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं कि पिकनिक के लिए हर तालिब इल्म से 260 रुपये के हिसाब से 50 तलबा से चंदा जमा किया गया, उसमें से 11,450 रुपये पिकनिक का खर्च आया, तो कितने रुपए बाकी रहे। बच्चों इस सवाल में क्या दिया गया है, इस सवाल में ये दिया गया है कि पिकनिक के लिए हर तालिब इल्म से कितने रुपए जमा किए गए, 260 रुपये। इस तरह से 50 तलबा से 260 रुपये के हिसाब से रकम जमा की गई, चंदा जमा किया गया। ठीक है, फिर आगे सवाल में वो कह रहे हैं कि पिकनिक के लिए जो रकम जमा की गई, 50 तलबा से पिकनिक के लिए जो रकम जमा की गई, उसमें से कितने रुपए खर्च आया, 11,450 रुपये पिकनिक का खर्च आया। ठीक है, तो इस तरह से पिकनिक के लिए जो कुल रकम जमा की गई थी, उसमें से 11,450 रुपये क्या हुए, खर्च हो गए। अब बच्चों सवाल में वो क्या कह रहे हैं, सवाल में हमसे वो ये पूछ रहे हैं कि कितने रुपए बाकी रहे। ठीक है, तो हमको क्या करना है
कितने रुपए बाकी रहे, यानी पिकनिक के लिए जो कुल रकम जमा की गई थी, तो 50 तलबा से जो कुल रकम जमा की गई थी उस कुल रकम में से 11,450 रुपये खर्च करने के बाद कितने रुपए बाकी रहे, ये हमको मालूम करना है। ठीक है, तो बच्चों ये मालूम करने के लिए कि कितने रुपए बाकी रहे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल में जो मालूमात दी गई है उसको लिख लेंगे। ठीक है, इस सवाल में पहले क्या मालूमात दी गई है कि फ़ी तालिब इल्म में कितना चंदा किया गया है, 260 रुपये, यानी एक तालिब इल्म से 260 रुपये लिए गए। ठीक है, और फिर सवाल में आगे क्या दिया गया है कि कुल तलबा कितने हैं, 50 तलबा है, तो यहाँ पर हमने कुल तलबा लिख दिया है 50। और फिर आगे सवाल में ये दिया गया है कि 11,450 रुपये पिकनिक का खर्च आया, तो यहाँ पर हमने कुल पिकनिक का खर्च यहाँ पर लिख लिया 11,450 रुपये। ठीक है, अब बच्चों हमको सवाल में क्या मालूम करना है, हमको ये मालूम करना है कि कितने रुपए बाकी रहे, यानी बच्चों पिकनिक के लिए फ़ी तालिब इल्म 260 रुपये के हिसाब से 50 तलबा से जो कुल रकम जमा की गई, उस जमा शुदा रकम में से 11,450 रुपये खर्च करने के बाद जो रकम बची, जो बाकी रही, वो कितनी हमको मालूम करना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको ये मालूम करना होगा कि पिकनिक के लिए 50 तलबा से जो है तो कुल कितनी रकम जमा की गई। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तालिब इल्म ने 260 रुपये जमा किया था, तो ऐसे 50 तलबा ने 260 रुपये के हिसाब से रकम जमा की है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको कुल रकम कितनी जमा की गई ये मालूम करना होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पिकनिक के लिए जमा की गई कुल रकम मालूम करना होगा, और फिर उसके बाद हम ये मालूम कर सकते हैं कि कितनी रकम बाकी रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पिकनिक के लिए जमा की गई कुल रकम मालूम करना है। ठीक है बच्चों, एक तालिब इल्म ने कितनी रकम जमा की, 260 रुपये, ऐसे कितने तलबा ने रकम जमा की, 50 तलबा ने। ठीक है, तो बच्चों ये मालूम करने के लिए कि 50 तलबा की कुल रकम कितनी है, हमको क्या करना होगा, शाबाश, हमको 260 को 50 से ज़र्ब करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल जमाशुदा रकम मालूम करने के लिए, पिकनिक के लिए कुल जमाशुदा रकम मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 260 को 50 से ज़र्ब करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर 260 को 50 से ज़र्ब कर लेते। ठीक है, 260 को 50 से ज़र्ब करने के लिए पहले हम 50 में जो सिफर है उससे 260 को ज़र्ब करेंगे। सिफर ज़र्ब सिफर, सिफर सिफर छके सिफर, सिफर दोनी सिफर। ठीक है, अब बच्चों हमको 260 को 5 से ज़र्ब करना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इकाई की जगह पर सिफर को लिखेंगे। ठीक है, अब हम 260 को 5 से ज़र्ब करेंगे, 5 सिफर सिफर, 5 छके 30, 30 का सिफर, हासिल के तौर पर 3, हासिल के तौर पर 3, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, तो 13 के 13 हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इन आदात की जमा कर लेंगे, सिफर जमा सिफर, सिफर 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 3 और ये एक जैसे के वैसा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 260 को 50 से ज़र्ब करने पर क्या आ गया, 13,000। ठीक है, तो अब बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फ़ी तालिब इल्म 260 रुपये के हिसाब से अगर 50 तलबा से रकम जमा की जाए तो कुल कितनी रकम जमा होगी, 13,000। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पिकनिक के लिए जमा की गई कुल रकम, तो हम यहाँ लिख लेंगे पिकनिक के लिए जमा की गई कुल रकम। ठीक है, कुल रकम कितनी है बच्चों, 13,000 रुपये, 13,000। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, अब हमको ये मालूम करना है कि कितने रुपए बाकी रहे। ठीक है, तो ये मालूम करने के लिए कि कितने रुपए बाकी रहे हमको क्या करना होगा बच्चों, पिकनिक के लिए जमा की गई कुल रकम में से पिकनिक का जो खर्च है उसको तफरीक करना होगा। तो इस तरह से हम ये मालूम कर सकते हैं कि कितने रुपए बाकी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13,000 में से 11,450 को तफरीक कर देंगे। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे 13,000, 13,000। ठीक है, हमें क्या करना है, 13,000 में से 11,450 जो पिकनिक का खर्च है उसको तफरीक कर देंगे। 11,450। ठीक है, सिफर तफरीक सिफर सिफर, यहाँ पर सिफर में से 5 को तफरीक नहीं किया जा सकता तो हम बाजू वाले से उधार लेंगे, यहाँ पर भी सिफर है तो हम फिर और बाएं तरफ जाएंगे और यहाँ से उधार लेंगे, तो ये 3 क्या बन जाएंगे, 2,
अब ये सिफर क्या बन जाएगा 10, फिर ये 10 में से 1 को कम करेंगे तो ये बन जाएगा 9, और फिर ये 1 को हम यहाँ सिफर में मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा 10। ठीक है, अब ये 10 में से 5 को तफरीक करेंगे तो कितने बचेंगे 5। 9 में से 4 को तफरीक करने पर कितने बचेंगे 5। ठीक है, 2 में से 1 को तफरीक करने पर क्या बचेगा 1, और 1 में से 1 को तफरीक करने पर क्या बचेगा सिफर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 1550 रुपये बाकी रहे। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे 1150 रुपये बाकी रहे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने सवाल नंबर 2 को भी हल कर लिया। अब बच्चों हम सवाल नंबर 3 को हल करें। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 3 को हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, एक दुकानदार ने शक्कर का 50 किलोग्राम का एक थैला 1750 रुपये में ख़रीदा। शक्कर के दाम कम हो जाने की वजह से उसे वो शक्कर 32 रुपये फ़ी किलोग्राम शरह से फ़रोख्त करना पड़ी, तो उसे कितने रुपए कम मिले। ठीक है बच्चों, इस सवाल में क्या दिया गया है, इस सवाल में ये दिया गया है कि एक दुकानदार ने शक्कर का 50 किलोग्राम का एक थैला कितने रुपए में ख़रीदा 1750 रुपये में, और फिर शक्कर के दाम कम हो जाने की वजह से, शक्कर की कीमत कम हो जाने की वजह से उस दुकानदार को वो शक्कर 32 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से उसको फ़रोख्त करना पड़ी। तो बच्चों ये मालूमात इस सवाल में दी गई है। अब बच्चों सवाल में हमसे क्या पूछ रहे हैं, सवाल में हमसे वो पूछ रहे हैं कि उसे कितने रुपए कम मिले, यानी जितने रुपए उसने खर्च किए थे तो उस खर्च शुदा रकम से उसको कितने रुपए कम हासिल हुए। ठीक है, जैसे बच्चों सवाल में दिया गया है कि उसने 50 किलोग्राम का थैला 1750 रुपये में ख़रीदा था। ठीक है, यानी 1750 रुपये उसने खर्च किए थे। अब 1750 रुपये खर्च करने के बाद शक्कर की कीमत कम हो गई, और शक्कर की कीमत कम होने की वजह से उसको 1 किलो शक्कर 32 रुपये में फ़रोख्त करना पड़ी। यानी उसको जो रकम हासिल हुई, यानी उसने जो रकम खर्च किया था तो दाम कम हो जाने की वजह से उसे क्या हुआ, कुछ रकम कम हासिल हुई। तो हमको यहाँ पर यही मालूम करना है कि उसे कितने रुपए कम हासिल हुए। ठीक है, लेकिन बच्चों ये मालूम करने के लिए कि उसे कितने रुपए कम मिले, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको 50 किलोग्राम शक्कर की कुल फ़रोख्त कीमत मालूम करना होगी। बच्चों सवाल में क्या दिया गया है कि 1 किलोग्राम शक्कर की फ़रोख्त कीमत कितनी है 32 रुपये। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि 50 किलोग्राम शक्कर की कुल फ़रोख्त कीमत कितनी है ये मालूम करना होगा। फिर जब हम ये मालूम कर लेंगे तो फिर हम उसको कितने रुपए कम मिले, उसको कितने रुपए कम मिले ये हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 50 किलोग्राम शक्कर की कुल फ़रोख्त कीमत मालूम करेंगे और फिर रकम में कितनी कमी आई है ये मालूम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है 50 किलोग्राम शक्कर की कुल फ़रोख्त कीमत मालूम करना है। बच्चों 1 किलोग्राम शक्कर की फ़रोख्त कीमत कितनी है 32 रुपये। तो 50 किलोग्राम शक्कर की कुल फ़रोख्त कीमत मालूम करने के लिए हमको कौन सा अमल करना होगा, शाबाश, हमको क्या करना होगा 32 को 50 से ज़रब करना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे 32 को 50 से ज़रब करेंगे। ठीक है, 32 को 50 से ज़रब करने के लिए पहले हम सिफर से 32 को ज़रब करेंगे, सिफर दोनी सिफर, सिफर तिया सिफर। अब हमें क्या करना है 32 को 5 से ज़रब करना है। तो पहले हम यहाँ सिफर लिखेंगे, अब हम 32 को 5 से ज़रब करेंगे, 5 दूनी 10, 10 का सिफर हासिल के तौर पर 1, 5 तिया 15 और 1 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन आदत की जमा कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिफर सिफर 6 1। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 50 किलोग्राम शक्कर की कुल फ़रोख्त कीमत कितनी है 1600 रुपये। तो हम यहाँ लिख लेंगे 50 किलोग्राम शक्कर की कुल फ़रोख्त कीमत, 50 किलोग्राम शक्कर की कुल फ़रोख्त कीमत कितनी आ गई है 1600 रुपये, 1600। ठीक है, अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये मालूम कर सकते हैं कि दुकानदार को कितने रुपए कम मिले थे। ठीक है बच्चों, दुकानदार ने 50 किलोग्राम शक्कर कितने रुपए में ख़रीदी थी 1750 में, और उसने 50 किलोग्राम शक्कर कितने रुपए में फ़रोख्त की 1600 रुपये में। तो इसका मतलब क्या है, उसको कुछ रकम कम मिले। अब हमको ये मालूम करना है कि उसको कितने रुपए कम मिले थे। तो हमको क्या करना होगा बच्चों 1750 में से हमको 1600 को क्या करना होगा तफरीक करना होगा, शाबाश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर
लिखेंगे 1750। इसमें से हमको क्या करना है, 1600 को तफरीक करना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, सिफर, 5 में से सिफर को तफरीक करने पर ये बचेंगे 5, 7 में से 6 को तफरीक करने पर क्या बचेगा 1, और 1 में से 1 को तफरीक करने पर क्या बचेगा सिफर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दुकानदार को कितने रुपए कम मिले, दुकानदार को 150 रुपये कम मिले। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे दुकानदार को 150 रुपये कम मिले। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने सवाल नंबर 3 को भी हल कर लिया है। अब हम सवाल नंबर 4 को देखेंगे। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 4 को हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं, एक दुकानदार ने 1870 रुपये में एक कुकर के हिसाब से 7 कुकर खरीदे। उसने वो कुकर 14,320 रुपये में फ़रोख्त कर दिए, तो उसे कितने रुपए ज़्यादा या कम मिले। ठीक है बच्चों, इस सवाल में क्या दिया गया है, इस सवाल में ये दिया गया है कि एक दुकानदार ने 1870 रुपये में एक कुकर के हिसाब से, यानी एक कुकर 1870 रुपये के हिसाब से उसने ऐसे कितने कुकर खरीदे, 7 कुकर खरीदे। ठीक है, और फिर उसने क्या किया, उन 7 कुकरों को 14,320 रुपये में फ़रोख्त कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इस सवाल में ये मालूमात दी गई है। अब बच्चों हमसे वो क्या पूछ रहे हैं, हमसे वो ये पूछ रहे हैं कि दुकानदार को कितने रुपए ज़्यादा मिले या कम मिले। ठीक है, यानी दुकानदार ने 1870 रुपये के हिसाब से जो 7 कुकर खरीदे थे और उनको 14,320 रुपये में फ़रोख्त कर दिया था, तो 1870 रुपये के हिसाब से 7 कुकर को ख़रीदने पर और उसे 14,320 रुपये में फ़रोख्त करने पर उसको कम रुपए हासिल हुए या ज़्यादा रुपए हासिल हुए, ये हमको मालूम करना है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये मालूम करने के लिए कि उससे कितने रुपए कम मिले या कितने रुपए ज़्यादा मिले, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको 7 कुकरों की कुल ख़रीद कीमत मालूम करना होगा। सवाल में बच्चों क्या किया गया है, सिर्फ एक कुकर की ख़रीद कीमत दी गई है 1870 रुपये। तो बच्चों सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 7 कुकरों की ख़रीद कीमत मालूम करना होगा। 7 कुकरों की कुल ख़रीद कीमत कितनी है ये मालूम करना होगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, जब हम 7 कुकरों की कुल ख़रीद कीमत मालूम कर लेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं कि दुकानदार को कितने रुपए ज़्यादा मिले या कितने रुपए कम मिले। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या करना है, 7 कुकरों की कुल ख़रीद कीमत मालूम करना है। ठीक है बच्चों, एक कुकर की ख़रीद कीमत कितनी है, 1870 रुपये। ठीक है, और हमको क्या करना है, 7 कुकरों की कुल ख़रीद कीमत मालूम करना है। तो बच्चों ये मालूम करने के लिए कि 7 कुकरों की कुल ख़रीद कीमत क्या होगी, हमको कौन सा अमल करना होगा, शाबाश, हमको क्या करना होगा, 1870 को 7 से ज़र्ब करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1870 को 7 से ज़र्ब कर देंगे। ठीक है, ये 7 सिफर सिफर, 7 सत्ते 49, 49 के 9 हासिल के तौर पर 4, फिर ये 7 अठी 56 और 4 60, 60 के सिफर हासिल के तौर पर 6, 7 51 7 और 6 13। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 7 कुकरों की कुल ख़रीद कीमत कितनी होगी, 13,090, 13,090, 13,090। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 कुकरों की, हम यहाँ लिखेंगे 7 कुकरों की कुल ख़रीद कीमत, कुल ख़रीद कीमत। ठीक है, 7 कुकरों की कुल ख़रीद कीमत कितनी होगी, 13,090, 13,090। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया है, 7 कुकरों की कुल ख़रीद कीमत मालूम कर ली है। अब हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि दुकानदार को ज़्यादा रुपए मिले या कम रुपए मिले। ठीक है, तो बच्चों ये मालूम करने के लिए कि दुकानदार को ज़्यादा रुपए मिले या कम रुपए मिले, हमको क्या करना होगा, हमको तफरीक का अमल करना होगा। ठीक है बच्चों, 7 कुकरों की कुल ख़रीद कीमत कितनी है, 7 कुकरों की कुल ख़रीद कीमत है 13,090 रुपये। ठीक है, और उसने उन 7 कुकरों को कितने रुपए में फ़रोख्त किया, 7 कुकरों को दुकानदार ने 14,320 रुपये में फ़रोख्त किया, यानी उसने 13,090 में ख़रीदा और 14,320 रुपये में उनको क्या किया, फ़रोख्त किया। बच्चों यहाँ पर आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर दुकानदार को
कुछ रुपए ज़्यादा हासिल हुए हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों 7 कुकरों की कुल खरीद कीमत कितनी है 13,090 और 7 कुकरों को उसने कितने रुपए में फ़रोख्त किया 14,320 रुपये में। तो इसका मतलब क्या है कि उसको कुछ रुपए ज़्यादा हासिल हुए। अब बच्चों ये मालूम करने के लिए कि उसको कितने रुपए ज़्यादा हासिल हुए हमको क्या करना होगा, तफरीक का अमल करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 7 कुकरों की कुल फ़रोख्त कीमत है 14,320 रुपये, तो इसमें से हम क्या करेंगे 7 कुकरों की जो कुल ख़रीद कीमत है 13,090 उसको तफरीक कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 14,320, इसमें से हमको तफरीक करना है 13,090, ठीक है। हम ये तफरीक का अमल करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा सिफर, 2 में से 9 को तफरीक नहीं किया जा सकता तो यहाँ से उधार लेंगे तो 3 बन जाएंगे, 2 2 बन जाएंगे 12, 12 में से 9 को तफरीक करने पर कितने बचेंगे 3, 2 में से सिफर को तफरीक करने पर बचेंगे 2, 4 में से 3 को तफरीक करने पर 1 बचेगा, 1 में से 1 को तफरीक करने पर सिफर बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दुकानदार को कितने रुपए ज़्यादा मिले 1,230 रुपये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दुकानदार को 1,230 रुपये ज़्यादा मिले, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने ये सवाल नंबर 4 को भी हल कर लिया है। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 5 को हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं, एक सोसाइटी के 14 ख़ानदानों ने मिलकर 8 बोरे गेहूं खरीदे जिनमें से हर बोरे का वज़न 98 किलोग्राम था। उन्होंने वो गेहूं तमाम ख़ानदानों में बराबर बराबर बांट लिया, तब हर ख़ानदान के हिस्से में कितने किलोग्राम गेहूं आए, ठीक है। बच्चों इस सवाल में क्या दिया गया है, इस सवाल में ये दिया गया है कि एक सोसाइटी में 14 ख़ानदान है, उन 14 ख़ानदानों ने मिलकर 8 बोरे गेहूं के खरीदे, ठीक है। और उन 8 बोरों में से हर बोरे का वज़न कितना है 98 किलोग्राम है, ठीक है। तो एक सोसाइटी के 14 ख़ानदानों ने क्या किया, गेहूं के 8 बोरे खरीदे जिनमें से हर बोरे का वज़न कितना है 98 किलोग्राम है। तो उन्होंने क्या किया, ये 8 बोरे खरीद कर तमाम ख़ानदानों में क्या किया, बराबर बराबर बांट लिया, ठीक है। तो बच्चों सवाल में ये मालूमात दी गई। अब बच्चों सवाल में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, सवाल में हमसे ये पूछ रहे हैं कि हर ख़ानदान के हिस्से में कितने किलोग्राम गेहूँ आए, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सवाल में जो मालूमात दी गई है उसको लिख लेंगे, ठीक है। बच्चों सबसे पहले इस सवाल में क्या मालूमात दी गई है कि कुल ख़ानदान कितने हैं 14 है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों सवाल में क्या दिया गया है कि कुल बोरे कितने हैं 8 बोरे हैं, ठीक है। इसी तरह से बच्चों सवाल में आगे ये दिया गया है कि एक बोरे का वज़न कितना है 98 किलोग्राम है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सवाल में जो मालूमात दी गई थी उसको यहाँ पर लिख लिया। अब बच्चों हमको मालूम क्या करना है, हमको मालूम ये करना है कि हर ख़ानदान के हिस्से में कितने किलोग्राम गेहूँ आए, ठीक है। लेकिन बच्चों ये मालूम करने के लिए कि हर ख़ानदान के हिस्से में कितने किलोग्राम गेहूँ आए, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको गेहूं का कुल वज़न मालूम करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, गेहूं का कुल वज़न मालूम करना होगा। एक बोरे का वज़न कितना है बच्चों 98 किलोग्राम। ऐसे कितने बोरे खरीदे गए, ऐसे 8 बोरे खरीदे गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गेहूं का कुल वज़न मालूम करेंगे, और जब हम गेहूं का कुल वज़न मालूम कर लेंगे तो फिर हम ये मालूम कर सकते हैं कि हर ख़ानदान के हिस्से में कितने किलोग्राम गेहूँ आए हैं, ठीक है। बच्चों एक बोरे का वज़न कितना है, एक बोरे का वज़न है 98 किलोग्राम, ठीक है। हमें कितने बोरों का वज़न मालूम करना है, 8 बोरों का वज़न मालूम करना है, ठीक है। तो अगर एक बोरे का वज़न 98 किलोग्राम हो तो 8 बोरे का वज़न मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, शाबाश, हमको 98 को 8 से ज़र्ब करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 98 को 8 से ज़र्ब करेंगे, ठीक है। ये 8 अठे 64, 64 के 4 हासिल के तौर पर 6, 8 ना है 72 और 6 78, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर एक बोरे का वज़न 98 किलोग्राम हो तो 8 बोरों का वज़न कितना होगा 784 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गेहूं का कुल वज़न कितना होगा 784 किलोग्राम। तो हम यहाँ लिखेंगे गेहूं का कुल वज़न, गेहूं का कुल वज़न कितना होगा बच्चों 784
किलोग्राम, 784 केजी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने गेहूं का कुल वज़न कितना है ये मालूम कर लिया है। गेहूं का कुल वज़न है 784 किलोग्राम। ठीक है, अब बच्चों हम ये मालूम कर सकते हैं कि हर ख़ानदान के हिस्से में कितने किलोग्राम गेहूं आएंगे। ठीक है, तो ये मालूम करने के लिए कि हर ख़ानदान के हिस्से में कितने किलोग्राम गेहूं आएंगे, तो हमको क्या करना होगा बच्चों, हमको यहाँ पर ये जो कुल गेहूं का जो वज़न है, गेहूं का जो कुल वज़न है, इसको 14 से, यानी ख़ानदानों की जो तादाद है 14, उससे तकसीम करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम हर ख़ानदान के हिस्से में कितने किलोग्राम गेहूं आएंगे ये मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 784 को 14 से तकसीम करना है। ठीक है बच्चों, 784 को 14 से तकसीम करने के लिए आपको 14 का पहाड़ा आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको 14 का पहाड़ा आता है तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर 784 को तकसीम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, 784 को 14 से तकसीम करने के लिए पहले मैं ये 7 को 14 से तकसीम करूँगा, लेकिन ये 7 14 से छोटा अदद है, इसलिए हम 7 को 14 से तकसीम नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, 7 के ऊपर यहाँ खारिज क़िस्मत में सिफर को लिखेंगे। अब हम 14 को सिफर से ज़रब करेंगे, 14 सिफर सिफर। अब हम 7 में से सिफर को तफरीक कर लेंगे, 7 में से सिफर को तफरीक करने पर क्या बचेंगे, 7। ठीक है, अब बच्चों हम ये 8 को 14 से तकसीम करेंगे। तो 8 को 14 से तकसीम करने के लिए पहले हम यहाँ 8 को नीचे लिखेंगे। अब ये क्या बन गया बच्चों, 78, 78। अब हमें 78 को 14 से तकसीम करना है। ठीक है, 78 को 14 से तकसीम करना है। बच्चों 78 को 14 से तकसीम करने के लिए हम क्या करेंगे, 14 के पहाड़े में ये देखेंगे कि 14 के पहाड़े में 78 के करीब में कौन सा अदद है। ठीक है बच्चों, 14 पंजे कितने होते हैं, 14 पंजे 70 होते हैं और 14 छक्के 84 होते हैं, लेकिन 84 या 78 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 14 का पहाड़ा सिर्फ 70 तक ही पढ़ेंगे। 14 पंजे 70 होते हैं, इसलिए हम यहाँ 8 के ऊपर 5 लिखेंगे और फिर 5 को 14 से ज़रब करेंगे, 14 पंजे 70 और 70 को यहाँ पर लिखेंगे। अब हम 78 में से 70 को तफरीक कर लेंगे, 8 में से सिफर को तफरीक करेंगे तो 8 बचेंगे, 7 में से 7 को तफरीक करने पर सिफर बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये 8 को भी तकसीम कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये 4 को तकसीम करना है, तो इसको पहले हम यहाँ नीचे लिखेंगे। अब ये बन गए 84। ठीक है, अब बच्चों को क्या करना है, 84 को 14 से तकसीम करना है। 14 छक्के 84 होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 के ऊपर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, क्योंकि 14 छक्के 84 होते हैं, इसलिए हम यहाँ 4 के ऊपर 6 को लिखेंगे और फिर 6 को 14 से ज़रब कर देंगे, 14 छक्के 84 और 84 को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब ये तफरीक कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा सिफर, यहाँ पर भी आ जाएगा सिफर। अब बच्चों आगे तकसीम करने के लिए कोई भी आंसर नहीं बचा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये तकसीम का अमल मुकम्मल हो गया है। ठीक है, और हमारा जवाब क्या है, हमारा जवाब आया है 56। तो इस तरह से बच्चों हम फाइनली ये कह सकते हैं कि हर ख़ानदान के हिस्से में कितने किलोग्राम गेहूँ आएंगे, हर ख़ानदान के हिस्से में 56 किलोग्राम गेहूँ आएंगे। तो हम यहाँ पर फाइनली लिख सकते हैं कि हर ख़ानदान के हिस्से में, हर ख़ानदान के हिस्से में 56 किलोग्राम गेहूँ आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने ये सवाल नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बच्चों मश नंबर 16 का जो आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 6, उसको हल कर लेते हैं। बच्चों सवाल नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं कि एक इमारत की टंकी की समाई 3000 लीटर है, उस इमारत में 16 ख़ानदान रहते हैं, हर ख़ानदान रोज़ाना 225 लीटर पानी इस्तेमाल करता है, तो क्या उस टंकी का पानी सब ख़ानदानों के लिए काफ़ी होता है, अगर ना काफ़ी हो तो रोज़ाना कितना पानी कम पड़ता है। ठीक है बच्चों, इस सवाल में क्या दिया गया है, इस सवाल में ये दिया गया है कि एक इमारत में जो टंकी है उसकी जो समाई है, उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 3000 लीटर, यानी एक इमारत की टंकी में 3000 लीटर पानी समाता है। ठीक है, और इसी तरह से आगे वो कह रहे हैं कि उस इमारत में 16 ख़ानदान रहते हैं। ठीक है, उस इमारत में कितने ख़ानदान रहते हैं, 16 ख़ानदान रहते हैं, और हर ख़ानदान रोज़ाना 225 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। अब बच्चों सवाल में वो क्या पूछ रहे हैं, सवाल में वो पूछ रहे हैं क्या उस टंकी का पानी सब ख़ानदानों के लिए काफ़ी होता है, अगर ना काफ़ी हो तो रोज़ाना कितना पानी कम पड़ता है। ठीक है बच्चों, वो इस सवाल में क्या कह रहे हैं, इस सवाल में वो कह रहे हैं कि इमारत की जो
टंकी है, इमारत में जो टंकी है जिसकी समाई 3000 लीटर है, तो 3000 लीटर समाई वाली जो टंकी है ये उस इमारत में रहने वाले 16 ख़ानदानों के लिए काफ़ी होती है या नहीं। अगर ना काफ़ी होती है तो रोज़ाना कितना पानी कम पड़ता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि उस टंकी का पानी सब ख़ानदानों के लिए काफ़ी होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो रोज़ाना कितना पानी कम पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम इस सवाल में जो मालूमात है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले सवाल में क्या दिया गया है कि टंकी की समाई कितनी है, 3000 लीटर। फिर आगे दिया गया है कि ख़ानदानों की कुल तादाद कितनी है, 16। ठीक है, इसी तरह से बच्चों सवाल में आगे दिया गया है कि फ़ी ख़ानदान रोज़ाना पानी का इस्तेमाल, यानी उस इमारत में रहने वाले जो 16 ख़ानदान है, तो 16 ख़ानदानों में से हर ख़ानदान रोज़ाना कितना पानी इस्तेमाल करता है, 225 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल में ये मालूमात दी गई। अब बच्चों हमको मालूम क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि 3000 लीटर समाई वाली जो टंकी है उसका पानी 16 ख़ानदानों के लिए काफ़ी होता है या नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों इससे पहले कि हम ये मालूम करें कि 3000 लीटर समाई वाली टंकी का पानी 16 ख़ानदानों के लिए काफ़ी होता है या नहीं होता, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको ये मालूम करना होगा कि पानी की कुल ज़रूरत कितनी है। ठीक है, एक ख़ानदान के लिए पानी की रोज़ाना कितनी ज़रूरत है, 225 लीटर। ठीक है, तो इसी तरह से हमको ये मालूम करना होगा कि 16 ख़ानदानों को रोज़ाना पानी की कितनी ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पानी की कुल कितनी ज़रूरत है ये मालूम करना होगा, यानी 16 ख़ानदानों को रोज़ाना लगने वाला कुल पानी कितना है ये मालूम करना होगा। ठीक है, जब हम ये मालूम कर लेंगे कि उस इमारत में रहने वाले 16 ख़ानदानों को रोज़ाना कितना पानी लगता है, तो फिर हम आसानी से मालूम कर सकेंगे कि 3000 लीटर समाई वाली टंकी का पानी 16 ख़ानदानों के लिए काफ़ी होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो कितना नाकाफ़ी होता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, पानी की कुल ज़रूरत कितनी है ये मालूम करेंगे। ठीक है बच्चों, एक ख़ानदान को रोज़ाना कितना पानी लगता है, 225 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से 16 ख़ानदानों को कितना पानी लगेगा, तो बच्चों ये मालूम करने के लिए कि एक ख़ानदान को अगर 225 लीटर पानी रोज़ाना लगता है तो 16 ख़ानदानों को रोज़ाना कितना पानी लगेगा, हमको क्या करना होगा, ज़र्ब का अमल करना होगा। हमको 225 को 16 से ज़र्ब करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 225 को 16 से ज़र्ब कर देंगे। ठीक है, 225 को 16 से ज़र्ब करने के लिए पहले हम 16 में जो 6 है उससे 225 को ज़र्ब करेंगे। 6 पंजे 30, 30 का सिफर हासिल के तौर पर 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 के 5 हासिल के तौर पर 1, फिर ये 6 दूनी 12 और ये 1 13। ठीक है, तो 13 में से 3 को हम यहाँ लिखेंगे और 1 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम 225 को 16 में ये जो 1 है दहाई के मकाम पर, इससे हम 225 को ज़र्ब करेंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर एक सिफर लिखेंगे। 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2। ठीक है, अब हम इन आदत की जमा कर लेंगे तो ये आ जाएगा सिफर, 5 और 5 10 होते हैं तो 10 का सिफर आएगा और 1 को हम हासिल के तौर पर यहाँ लिखेंगे। ये 3 और ये 2 5 और ये 1 6। ठीक है, अब ये 2 और 1 की जमा करेंगे, 2 और 1 3। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उस इमारत में पानी की कुल कितनी ज़रूरत है, पानी की कुल ज़रूरत है 3600 लीटर। 3600 लीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पानी की कुल ज़रूरत, पानी की कुल ज़रूरत, पानी की कुल ज़रूरत। ठीक है बच्चों, उस इमारत में पानी की कुल ज़रूरत कितनी है, 3600 लीटर, 3600 लीटर। ठीक है, अब बच्चों हम ये आसानी से मालूम कर सकते हैं कि उस इमारत में रहने वाले 16 ख़ानदानों को कितना पानी कम पड़ता है। तो बच्चों ये मालूम करने के लिए कि उस इमारत में रहने वाले 16 ख़ानदानों को कितना पानी कम पड़ता है, हमको क्या करना होगा, हमको तफरीक का अमल करना होगा। ठीक है बच्चों, उस इमारत में रहने वाले 16 ख़ानदानों को रोज़ाना कितने पानी की ज़रूरत है, रोज़ाना उनको 3600 लीटर पानी की ज़रूरत है। लेकिन बच्चों उस इमारत में जो टंकी है उसकी समाई कितनी है, 3000 लीटर। ठीक है, तो बच्चों ये मालूम करने के लिए कि रोज़ाना 16 ख़ानदानों को कितना पानी कम पड़ता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3600 में से 3000 को तफरीक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3600 में से
3000 को तफरीक करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिफर सिफर, 6 में से सिफर को तफरीक करने पर कितने बचेंगे 6, 3 में से 3 को तफरीक करने पर क्या बचेगा सिफर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उस इमारत में रोज़ाना 16 ख़ानदानों को कितना पानी कम पड़ता है 600 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिखेंगे कि रोज़ाना 600 लीटर पानी कम पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने मस्ट नंबर 16 के तमाम सवालात को हल कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये तमाम सवालात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से वीडियोस बनाते रहें।